जी भट्टी साहब, अभी ये गुफ्तगू जारी थी, मगर जाहिर है कि देखें अब क्या आप ये नहीं समझते कि अब इस सारे जो कज़िये, तो मैं आखिर में आऊँगा कि ये 3.5 बिलियन हमने कैसे पे करने हैं और इसके हमारे बिज़नेस पर क्या असरात होंगे, क्योंकि ये हमारी आखिरी स्टोरी है। लेकिन ये फरमाइए कि अब ये जो पॉलिटिकल मंजरनामा अनफोल्ड कर रहा है, ये तो अटरली, मतलब जितना इन्होंने जिस तरीके से उजाड़ा किया है, मैं इनको नहीं कह रहा, पिछली हुकूमत को भी कह रहा हूँ, ये तो दे आर अटरली अनइक्वल टू दिस ओकेजन। कौन आएगा इस मुल्क को इस मंझधार से निकालेगा? ये आखिरी उम्मीदें तो फिर आखिरी साह वाली बात ही है। देखें, फिर आखिरी इस आसा ही समझो, मुक्के ही समझो। मौजूदा हालात के मुताबिक अगर मैं अक्कासी ईमानदारी से करूं, मुझे इनमें किसी की टीम नहीं लगती कि मुल्क को इस माशी बहरान से निकाल सके। ना विजन लगता है, ना नीयत लगती है। इनके पास पहले भी यही टीमें थी। मुझे बताएं, इसहाक डार पहले दिन से वजीर फिनांस मिनिस्टर थे या ना थे, तब भी वही थे। टीम की बात नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। पाकिस्तान को इन सब लोगों ने मिलकर 40-70 की दहाई के बाद जिस खाई में फेंक दिया है, मुझे खदशा है कि हमारी चीखें भी बाहर ना आएंगी अगर पाकिस्तान की अवाम और अहमदारों ने रोल अदा ना किया। ये सियासतदानों की बंदर बांट या अफसरशाही की धिक्काशाही से पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं होगा। मुझे शहबाज शरीफ या इसहाक डार साहब को भी फोन पे ले, उन्हें कह दिया आपके पास क्या प्लान है कि अगले जब IMF के पास जाएंगे तो हमारा मुल्क का कर्जा क्या होगा, इनकम कितनी होगी, आमदन कितनी होगी, वापस कितना होगा, क्या उसका एक प्लान मुझे बता दे। प्लान तो है कोई नहीं, एक ही प्लान है। अभी सऊदी अरब जो है वो रीस्केड्यूल कर दे, रोल ओवर दे दे। काजी साहब, मुझे सिंपल ये बात बता दें, कर्जा उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनकम आपकी बढ़ नहीं रही, अखराजात 80 लोगों से ज्यादा आपकी कबीना है, रेलवे आपका खसारे में, सारे अदारे आपके खसारे में जा रहे हैं। मुझे बताएं, इनका बिजनेस प्रॉफिट में कैसे जाता है अगर मुल्क खसारे में जाता है? 22 करोड़ अवाम वही है। जब वो फैक्ट्री में, इनकी मिलों में काम करते हैं तो ये जारवरों से ज्यादा उनसे काम लेते हैं। जब वो इनकी इक़्तिदार में आ जाते हैं, इनके ऐवानों में आ जाते हैं, इनकी हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, वही खरबपति हो जाते हैं। ये क्या रॉकेट साइंस है? मास वाइड करप्शन के मुझे बताया ना साहब हो जाएं और फिर जाके हमें कहते हैं जी जो है वो हम भिखारी हैं, हम भिखारी कौम हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि इस कौम को बाय एंड लार्ज ये तमाम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क को तो बट साहब अब ये गवर्नमेंट हो, लोग तंग आबाजार, पिछली गवर्नमेंट हो, लोग दुआएं मांग रहे थे ये कैसे जाएगी और कब जाएगी। ये आपके सामने। उससे पहले जो था, उन्होंने कहा, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, ही वॉज रिपोर्टेडली कोटेड बाय द हाईएस्ट, जो हाईली प्लेस्ड बंदे से कहा, भाई अगर हम 2018 का इलेक्शन अगर हमें मिल भी जाए तो हम तो हारना चाहेंगे, इसको चलाएगा कौन? तो इसके बाद हम अवाम किस तरफ देखें? काजी साहब देखें, बात यह है कि आप गुज़िश्ता रोज़ की अगर आप बात करें तो अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में एक बिल्डिंग थी आपकी जो कि फ़रोख्त कर दी गई है, जिसमें आपकी पहले एम्बेसी होती थी ना, नई एम्बेसी बन गई तो उसमें $7.1 मिलियन, 1 अरब 93 करोड़ रुपए से ज़ायद हुकूमत को आ गया है। अब इस तरह की बेफजूल ऐसे सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं हमने, और इस हुकूमत के बजाय पिछली और उससे पिछली हुकूमतों ने भी पाले हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की का जो सफ़र शुरू हुआ है, आपका बंदा तो जाँ बहक हो गया था, आपको वेंटिलेटर पर अल्लाह ने लगा दिया। अब वेंटिलेटर पर लगी जो कौम खड़ी हुई है, अगर वो सेहतमंद हो रही है तो वो तो आपके बकौल तो डिफॉल्ट हो गया था मुल्क। आप तो 10 दफा कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया, ये नहीं बच सकता। अल्लाह ने अगर बचा दिया है तो यही टीम जो है इंशाअल्लाह ताला मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। काई साहब, इतनी फिक्रमंद आप ना हो, कौम को दिलासा दे। हम कौम को दिलासा दे रहे हैं जी। भट्ट साहब इस कौम को दिलासा दे रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो अगर वो दिलासा वसूल करने की उनमें हिम्मत और इस्तात है तो ये वसूल फरमाएं जो भट्ट साहब फरमा रहे हैं। नहीं तो ब्लूमबर्ग ने भी कहा है, मैं अकेला तो नहीं कह रहा सर, भट्टी सारे कह रहे हैं। भट्टी साहब, रन अवे इन्फ्लेशन है, कोई कीमतों में कमी नहीं है। इन 3.5 बिलियन की वजह से मजीद इजाफा करना है आपने टैक्सेस में, इनका बोझ अवाम पर डाला जाएगा। 3.5 बिलियन ये अपने अल्ले तल्लों से वापस करेंगे जो इन्होंने कर्जे खुद खा लिए हैं, अब पैसे अवाम से लेंगे। तो बेहतर दिन कहाँ गली का मोड़ मोड़ने वाले हैं जो मैं अंधा हूँ और भट्ट साहब को आपके मेहमान से इख्तलाफ राय। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, उसने वेंटिलेटर पे नहीं लगाया, आपके सियासतदानों ने लगाया है। शर से खैर नहीं आती,
अल्लाह ने तो हर नेमत से आपको नवाजा है, मौसम से, मादनियात से, हर एक को। लेकिन चोरों को चौकीदार बनाओगे और रब के रास्ते पे चलो तो सही। रब को मानते हो, रब की नहीं मानते। क्या रब ने लिखा है कि एक खानदान के पास खरबा डॉलर हो जाए और आप 3 अरब डॉलर के लिए भीख मांगो? ये कहते हैं, शहबाज शरीफ जाते हैं कि लोग कहते हैं भिखारी कौम आ गई। इनको तो भिखारी नहीं कहते, इनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क के बादशाह या वजीर आजम से सैकड़ों हजारों करोड़ों गुना ज्यादा है। ये कैसे भिखारी? मैं और आप हुए 22-23 करोड़ अवाम हुई। काजी साहब, आप इनको हमारे साथ मिक्स करके 23 करोड़ अवामों पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी साहब, जो पिछली हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हुआ है, उसको भी तो कहना कि इस वजह से भिखारी बना है शहबाज शरीफ। अच्छा भट्टी साहब, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान 2018 में बना था। अच्छा चलो, मैं ये भी मान ले तो इसहाक डार साहब एक साहब के पास गए मुबैना तौर पर। उस वक्त वो मुल्क की सुपर पावर थी। उसने 6 साल मुल्क पर हाकमियत की ना नजर आने के बावजूद उसने कहा कि दुआ करे कि अगली हुकूमत ना आए। उन्होंने क्या, क्यों? उसने कहा जो हमने माशी सूरत तबाह कर दी है, जान के पैसे नहीं बढ़ा रहे, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, हम IMF की पैसे ले ही नहीं सकते। काजी साहब, मैं किसी एक फर्द वाहिद को मौजूदा हालात का जिम्मेदार नहीं कहता। मैं कह रहा हूं 40 साल से मिनिमम 80 की दहाई के बाद हर हुक्मरान जिम्मेदार है। इन्होंने सिर्फ कर्जे सूद दर सूद लेके मुल्क चलाया। मुल्क की कहां बनताई एक्सपोर्ट बनी कि आपके खर्चात से ज्यादा। हमने अब आगे बढ़ना है सेकंड स्टोरी पे। लेकिन वो मीर ने क्या था, मीर जादों से दिल्ली के न मिलता मकदूर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से, हमारी गुर्बत की वजह इनकी दौलत है, ये किसको नहीं पता। बट साहब, मैं गला फाड़ के चीख चीख के भी बोलूं, अवाम को इस हकीकत का पता है। मगर आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। एक सवाल काजी साहब, आखिरी एक सवाल। पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है। नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला और दे, मैं लोगों के अल्लाह तरक्की दे तो उस पर खुश हो जाओ। जितनी उनके सासे हैं, उनके बच्चों की इनकम है, कारोबार है, पाकिस्तान की 33 करोड़ में 1% बंदे को दिखा दे तो काजी साहब मेरी गर्दन हाजिर है आपकी तलवार के लिए। लेकिन ये मुल्क भी तो बड़ा अजीम है ना, खुद बेकारी हो गया और करोड़पति और खरबपति हुक्मरान पर तख्लीक कर दी। अच्छा आगे बढ़ना है तो फिर आखिरी उम्मीद ना कि फिर वो उम्मीद 81 से इक़्तिदार में आ रही है मुख्तलिफ अदवार में। मैं आखिरी साल ये हमें गलने से की थी, लेकिन आगे बढ़ना है हमें। भट्टी साहब, अपना भट्ट साहब, परवेज इलाही साहब अब इतने जो वो जेल के सुपरिटेंडेंट इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो अपना वो अदालत का भी नहीं मानते, वो बड़े ताकतवर हैं। नहीं, बिल्कुल जेल सुपरिटेंडेंट इतने पावरफुल नहीं हुए। काई साहब, वो जो बेल आई है उनकी रोक कर आई है बाज़ाब्ता कोर्ट कैंप जेल में। उस कैंप जेल में उन्होंने फैसला जो लिखा है वो मशरूत कर दिया है हाई कोर्ट के फैसले से, क्योंकि वहां पर केस लगा हुआ था पहले। बात यह है, परवेज इलाही पर जितने भी मुकदमात हैं तकरीबन सिवाय एक पर्चे के जो उनके घर के बाहर अंदर से वटे मारे गए थे और जब गाड़ी अंदर घुसी थी, वो एक छोटा सा दहशतगर्दी का पर्चा है। बाकियों में बेल जो है वो उनकी तकरीबन हो गई है और रिहाई भी जो मैं समझता हूँ आरिफ साहब वो उनकी होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी बाहर आने के लिए। गुजारिश की है गुजारिश। जी बोले। काजी साहब, आपने भी 85 से साफत शुरू की। कितने साबिक वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर के लिए आपको बम प्रूफ गाड़ी, वो जो क्या बख्तरबंद गाड़ी ले जाके ताले तोड़ने पड़े? यार खुदा के वास्ते, अंदर से 3 पत्थरों पे दहशतगर्दी के पर्चे दे रहे हो 2, तो जो बम प्रूफ गाड़ी ले जाके वो कंटेनर या जो भी वैन थी उसके लिए दरवाजा तोड़ा, क्या वो इश्तिहारी था? क्या अंदर उसामा बिन लादन था? क्या कोई ऐसा मफरूर था, इश्तिहारी था? यार काबे किस मुंह से जाओगे? मैं बताऊं, मोनस इलाही इनकी नाक की हड्डी बन गया। खबर देने लगाऊं, नवाज अगर फेयर इलेक्शन हुए, अगर फेयर नवाज शरीफ के मुकाबले में मोनस इलाही इलेक्शन लड़ेगा और नवाज शरीफ को कैंपेन चलाना मुश्किल हो जाएगी। नवाज शरीफ को ये मैं खबर दे रहा हूं, अगर इलेक्शन फेयर हुए, अगर उसको एक पार्टी को दरियाबुर्द करके पाबंदी लगा के ना करके छोड़ दें, काजी साहब ये चले कारतूस है। 81 से आप पर मुसल्लत है। देखें, पहले परवेज इलाही और मोनस इलाही के आप नहीं, पहले आप खबर पे रहना। ये मोनस इलाही साहब इलेक्शन लड़ेंगे नवाज शरीफ के साहब के सामने। ये इमरान खान चाहेगा, बस आपको कह दिया। इसी मोनस इलाही ने आरिफ साहब हमजा शहबाज के मुकाबले में भी इलेक्शन लड़ा था, बुरी तरह शिकस्त हुई थी।
परवेज मुशर्रफ के दौर में भी याद कर लें आप सर। मैं आपकी बात तस्लीम तो आज हालात हैं। एक वक्त जुल्फकार अली भट्टो के लाहौर में खंबे जीतते थे, एक कड़वा सच है। नवाज शरीफ और लाहौर वोट बैंक था, कड़वा सच है। आज वो चले कारतूसा किस्सा माजी है। मैं आपको बता दूं, पहले ये नवाज परवेज लाई को कमजोर करने के लिए इन्होंने सियासत की दरिंदगी की इंतहा की, नाकाम हुए। आईनी अदालतों में जंग गई, नाकाम हुए। फिर बाप बेटा मोनस लाई को इन्होंने बाप से लड़ाने की कोशिश की। वो तो 2 दफा टिकट बुक करा चुका था, मैं जा रहा हूं। फिर उसके बाप ने कहा नहीं आना यार, ये दरिंदे हुए में, ये कानूनी जंग नहीं लड़ रहे, ये सियासी जंग नहीं लड़ रहे, ये इंतकाम ले रहे हैं। तो कादी साहब, अगर इलेक्शन शफाफ हुए और तमाम सियासी जमातों को क्रॉस दी बोर्ड मौका दिया गया तो वक्त बताएगा कि कौन किस्सा मादी हो गया। यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। ये आपको एक लीडर कहेगा जो 81 से आप पर मुसल्लत है।